हाय दोस्तों, आप सभी का मैं अपने इस न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज न्यू हमारी टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार कौन है। आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में और उनकी उपलब्धियां क्या क्या थीं और उनकी समय के वास्तुकला क्या थे, उनका शासन कैसा था, उनके शासन में किन किन राजाओं ने राज किया और उनका शासनकाल कैसा था। आज हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो आइए अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। गुर्जर प्रतिहार कौन है? सबसे जो प्रथम मन में सवाल उठता है सभी के मन में कि गुर्जर प्रतिहार कौन है। जो सबसे पहले मन में विचार आता है, भाव आता है कि गुर्जर प्रतिहार आखिर हैं कौन। तो हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। प्रतिहार शब्द का अर्थ है द्वारपाल। प्रतिहार शब्द का अर्थ है द्वारपाल। जो लोग रक्षक होते हैं, द्वारपाल होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? प्रतिहार कहते हैं। प्रतिहार का शब्द का अर्थ है क्या है? द्वारपाल। गुर्जर प्रतिहार 8वीं शताब्दी के दूसरे चतुर्थांश में गुर्जर प्रतिहार 8वीं शताब्दी के दूसरे चतुर्थांश में प्रमुखता में आए जब उन्होंने नागभट्ट प्रथम के समय में अरबों का सफल प्रतिरोध किया। जो गुर्जर प्रतिहार थे 8वीं शताब्दी के दूसरे चतुर्थांश में, 8वीं शताब्दी के दूसरे चतुर्थांश में भी आए थे जब उन्होंने नागभट्ट प्रथम के समय में अरबों का सफल प्रतिरोध किया था। और नागभट्ट प्रथम के समय में गुर्जर प्रतिहारों ने अरबों का सफल प्रतिरोध किया था। भोज प्रतिहार वंश का सबसे महान सम्राट और साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। हम लोग बात कर रहे हैं भोज का। भोज गुर्जर प्रतिहार वंश में एक ऐसे शासक थे कि जिन्होंने प्रतिहार वंश का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया इतिहास में। इसीलिए इनको एक महान सम्राट कहा जाता है। इनकी महान सम्राट की उपाधि इनको मिली है। और साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अगर कोई है तो वो है भोज। इन्होंने अपने काल में जितना हो सके उससे ज़्यादा ही साम्राज्य का विस्तार किया। और बात करेंगे जिन प्रतिहारों ने लंबे समय तक कन्नौज पर शासन किया उन्हें गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। और जिन प्रतिहारों ने लंबे समय तक कन्नौज पर शासन किया उन्हें क्या कहते हैं? गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। राजस्थान के पूर्वी और मध्य भागों में प्रतिहारों के कई रियासतें स्थापित की। राजस्थान के पूर्वी और मध्य भागों में प्रतिहारों ने कई रियासतें स्थापित की। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के विस्तार में पाल और राष्ट्रकूट जैसी अन्य समकालीन शक्तियों के साथ निरंतर संघर्ष शामिल था। यानी कि उस समय जब गुर्जर प्रतिहार वंश था उस समय 3 शक्तियां सबसे महत्वपूर्ण थी। एक पाल वंश था और एक राष्ट्रकूट था। तो इन तीनों के बीच परस्पर हमेशा संघर्ष लगे रहते थे कन्नौज को लेकर। उन्होंने मालवा और गुजरात के लिए राष्ट्रकूटों से युद्ध किया। उन्होंने यानी प्रतिहारों ने मालवा और गुजरात के लिए राष्ट्रकूटों से युद्ध किया और तत्पश्चात कन्नौज के लिए भी युद्ध किया, जिसका अर्थ था ऊपरी गंगा घाटी पर नियंत्रण। कन्नौज उस समय इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि वो गंगा नदी के मध्य पड़ता था। यहाँ पर ऊपरी गंगा घाटी पर नियंत्रण, यानी कि पहले के लोग जो व्यापार था वो नदी के माध्यम से करते थे। तो इसीलिए वो जो गंगा का पॉइंट था कन्नौज वाला, वो सबसे ट्रेड के व्यापार के दृष्टि से, वाणिज्य की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसीलिए तीनों शक्तियाँ आपस में हमेशा टकराती थी कि कन्नौज पर हम कब्जा करेंगे।
तो इसीलिए सबसे पहले राष्ट्रकूटों से मालवा और गुजरात के लिए युद्ध हुआ, और फिर तत्पश्चात कन्नौज के लिए भी युद्ध किया, और जिसका अर्थ था ऊपरी गंगा घाटी पर नियंत्रण। राष्ट्रकूट साम्राज्य के ध्रुव और गोपाल तृतीय ने मालवा क्षेत्र और ऊपरी गंगा बेसिन पर अपने प्रभुत्व का विस्तार करने के प्रारंभिक प्रतिहारों सम्राट के प्रयासों को विफल कर दिया। राष्ट्रकूट साम्राज्य के जो शासक थे ध्रुव और गोपाल तृतीय, जो पाल वंश के शासक थे, तृतीय ने मालवा क्षेत्र के ऊपरी गंगा बेसिन पर अपने प्रभुत्व का विस्तार करने के प्रारंभिक प्रतिहारों सम्राट के प्रयासों को विफल कर दिया। यानी कि जब कन्नौज के लिए तीनों शक्तियों में आपस में महायुद्ध हो गया, त्रिपक्षीय युद्ध हो गया, जिसमें प्रतिहारों को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पाल वंश का और राष्ट्रकूट के ध्रुव का एक के बाद एक कन्नौज पर शासन रहा। राष्ट्रकूटों ने 790 ईसा पूर्व में तथा पुनः 806 से 807 ईसा पूर्व में प्रतिहारों को पराजित किया, जिसके बाद वे दक्कन की ओर चले गए और पालों के लिए रास्ता साफ कर दिया। राष्ट्रकूट जो थे वो 790 ईसा पूर्व में तथा पुनः 806 से 807 ईसा पूर्व में प्रतिहारों को पराजित किया। क्या प्रतिहारों को पराजित किया, जिसके बाद वो दक्कन की ओर चले गए। कहाँ चले गए? दक्कन की ओर। और जब एक राष्ट्रकूट कन्नौज के ऊपर एक अच्छा शासन मतलब इसका अच्छा खासा पकड़ था, तो इन्होंने जब राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों को हराकर अपना आधिपत्य स्थापित किया था, उसके बाद ये लोग सोचे कि हमें और राज्य विस्तार करना चाहिए था। तो ये लोग जो थे ये दक्कन की ओर चले गए अपना राज्य विस्तार करने के लिए, और इनका जो पकड़ था कन्नौज के ऊपर, जो इधर के भूभागों में इनका पकड़ था वो काफी कमजोर हो गया। जिसके बाद पाल साम्राज्य ने जिन क्षेत्रों पर इनका पकड़ कमजोर हुआ उन पर पाल साम्राज्यों ने कब्जा कर लिया। पाल साम्राज्यों ने कब्जा कर लिया। कवि राजशेखर गुर्जर प्रतिहार राजा महेंद्रपाल और उनके पुत्र महीपाल के दरबार से जुड़े थे। अब हम एक कवि थे जिनका नाम था राजशेखर, वो गुर्जर प्रतिहार राजा महेंद्रपाल और उनके पुत्र महीपाल के दरबार से जुड़े थे। अब हम बात करेंगे प्रतिहारों के प्रमुख शासक कौन कौन थे। प्रतिहारों के प्रमुख शासक कौन कौन थे, जिनमें सबसे पहला नाम आता है नागभट्ट प्रथम का, जो 730 से 760 ईसा पूर्व तक शासन किए। प्रतिहार वंश की भव्यता की नींव नागभट्ट प्रथम ने रखी थी, जिन्होंने 730 से 756 ईसा पूर्व के बीच शासन किया। अब हम बात करेंगे प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की, नींव किसने रखी, तो उसकी नींव नागभट्ट प्रथम ने रखी थी, जिन्होंने 730 से 756 ईसा पूर्व के बीच शासन किया। अरबों के साथ सफल टकराव के कारण उनका शासन प्रमुख था, और जो नागभट्ट प्रथम थे इनका परस्पर युद्ध अरबों के साथ चलता रहा, जिसके कारण ये एक महत्वपूर्ण इतिहास में भूमिका निभाते हैं कि आक्रमणकारियों को मतलब रोकने का श्रेय इनको ज़्यादा मिलता है कि इन्होंने अरबों का पुरजोर विरोध किया। जब खिलाफत का प्रचार हो रहा था तब उन्होंने अरबों का वो पराजित किया, और उस समय जब खिलाफत का प्रचार हो रहा था तब इन्होंने क्या किया, अरबों को पराजित किया। उन्होंने गुजरात से ग्वालियर तक फैले साम्राज्य की स्थापना की और सिंध के पूर्व की ओर अरब आक्रमणों को चुनौती दी, और नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश को गुजरात से ग्वालियर तक फैले साम्राज्य की एक स्थापना की और सिंध के पूर्व की ओर अरबों का आक्रमण को चुनौती दिया, और सिंध के साइड से जो अरब आ रहे थे उनको क्या किया, चुनौती दिया। उन्होंने राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग के विरुद्ध भी युद्ध किया और पराजित किया। नागभट्ट प्रथम ने राष्ट्रकूट के शासक दंती दुर्ग के विरुद्ध युद्ध किया और उनको पराजित भी किया।
अब हम बात करेंगे, इनके विपरीत दंतीदुर्ग की सफलता अल्पकालिक थी। इनके विपरीत दंतीदुर्ग की सफलता अल्पकालिक थी। नागभट्ट ने अपने उत्तराधिकारी के लिए एक दूरगामी साम्राज्य छोड़ा जिसमें गुजरात, मालवा और राजपूताना के कुछ हिस्से शामिल थे। हाँ, हालांकि दंतीदुर्ग को पराजित करने के बाद ये एक छोटी अवधि है, अल्पकालिक समय था, लेकिन उसके बाद भी नागभट्ट ने अपने उत्तराधिकारी के लिए दूरगामी साम्राज्य छोड़ा जिसमें गुजरात, मालवा, राजपूताना के कुछ हिस्से शामिल थे। नागभट्ट प्रथम के उत्तराधिकारी उनके भाई के दो पुत्र कक्कुक्का और देवराज थे। नागभट्ट प्रथम के उत्तराधिकारी उनके भाई के दो पुत्र कक्कुक्का और देवराज थे। अब हम आगे बात करेंगे जो उनके वत्सराज, जिनका शासनकाल 780 से 800 ईसा पूर्व तक था। देवराज के बाद उनके पुत्र वत्सराज ने शासन संभाला, जो एक प्रभावशाली शासक साबित हुआ। यानी देवराज जो नागभट्ट के प्रथम के भाई थे, उनके पुत्र वत्सराज ने शासन संभाला, एक प्रभावशाली शासक साबित हुआ। उन्होंने 775 से 805 ईसा तक शासन किया। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी और उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। किसको राजधानी बनाया था? उज्जैन को। वह पश्चिमी भारत में अपनी साम्राज्यवादी करियर के कगार पर थे। उसने उत्तर भारत में के एक बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण बढ़ा लिया। उसने क्या किया? जो देवराज का पुत्र वत्सराज था, उसने उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण, आधिपत्य अपना स्थापित कर लिया। उत्तरी भारत का शासक बनने के प्रयास में उसने भांडी नामक शासक वंश को, जो संभवतः वर्धन वंश से संबंधित था, पराजित करके कन्नौज और मध्य राजपूत तक के प्रदेशों पर कब्जा कर लिया। यानी वत्सराज ने उत्तरी भारत के शासक बनने के प्रयास में उसने भांडी नामक शासक वंश को, जो संभवतः वर्धन वंश से संबंधित था, पराजित करके कन्नौज, माधव राजपुत्र, मध्य राजपुत्र तक के प्रदेशों पर कब्जा कर लिया। कन्नौज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजधानी बनी। कन्नौज पर कब्जा करने की उनकी महत्वाकांक्षा ने उन्हें बंगाल के पाल शासक धर्मपाल और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के साथ संघर्ष में डाल दिया। और फिर से वही बात आ गई, कन्नौज इतना वाणिज्यिक रूप से, व्यापारिक रूप से इतना महत्वपूर्ण था कि उसके लालसा ने, उनकी महत्वाकांक्षा ने, वत्सराज की महत्वाकांक्षा ने कन्नौज पर जब हमला करने के लिए उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी, तो उनका युद्ध पाल शासक धर्मपाल और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव के साथ से हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल राजा वत्सराज पराजित हुआ, जिसके बाद ध्रुव राष्ट्रकूट राजा ने पराजित किया। जब त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ तो सबसे पहले पाल के जो राजा थे धर्मपाल, उन्होंने वत्सराज को पराजित कर दिया। फिर धर्मपाल को ध्रुव के, राष्ट्रकूट के राजा जो ध्रुव थे, उन्होंने पराजित कर दिया। तो इसीलिए इस संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। वह द्वाब क्षेत्र में धर्मपाल को पराजित करने में सफल रहा और गंगा यमुना घाटी सहित उत्तरी भारत पर विजय प्राप्त की। वह द्वाब क्षेत्र में धर्मपाल को पराजित करने में सफल रहा और गंगा यमुना घाटी सहित उत्तरी भारत पर विजय प्राप्त की। बाद में ध्रुव ने उसे हरा दिया और कन्नौज पर कब्जा कर लिया। पहले उसने धर्मपाल को पराजित कर दिया, यानी वत्सराज ने धर्मपाल को क्या किया? पराजित कर दिया। वह द्वाब क्षेत्र में धर्मपाल को पराजित करने में सफल रहा और गंगा यमुना घाटी सहित उत्तरी भारत पर विजय प्राप्त की। बाद में राष्ट्रकूट के ध्रुव ने उसे हरा दिया और कन्नौज पर कब्जा कर लिया। वत्सराज का उत्तराधिकारी नागभट्ट द्वितीय था। अब हम बात करेंगे नागभट्ट द्वितीय की, जो 800 से 833 ईसा पूर्व तक इसका शासन
रहा। वत्स राज के उत्तराधिकारी नागभट्ट द्वितीय ने सिंध आंध्र विदर्भ पर विजय प्राप्त करके साम्राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित किया। वत्स राज जो था वो वत्स राज के उत्तराधिकारी जो थे नागभट्ट द्वितीय थे, जिन्होंने सिंध आंध्र विदर्भ पर विजय प्राप्त करके साम्राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित किया। ध्रुव द्वारा वत्स राज की पराजय के बाद प्रतिहार साम्राज्य केवल राजपूताना तक ही सीमित रह गया था। नागभट्ट द्वितीय के साम्राज्य की विजय और विस्तार की नीति को पुनर्जीवित किया। उसने आंध्र, सैंधव, विदर्भ और कलिंग के शासक को पराजित किया। उन्होंने उत्तर में मत्स्य, पूर्व में वत्स और पश्चिम में तुरुक्का को अपने अधीन कर लिया। नागभट्ट द्वितीय ने उत्तर में मत्स्य, पूर्व में वत्स और पश्चिम में तुरुक्का, जो मुसलमान शासन था, को अपने अधीन कर लिया। खैर, ये टॉपिक थोड़ी लंबी चलेगी, तो हम अपने टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं और इसका एक नेक्स्ट पार्ट आएगा जहाँ पर नागभट्ट द्वितीय से हम स्टार्ट करेंगे। और यदि आपको ये छोटी सी फैक्ट वाली टॉपिक अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको मिलते हैं गुर्जर प्रतिहारा के नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।